शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। अखंड ब्रह्मचर्य की साधना का आज का 7 दिन, हर दिन ब्रह्मचर्य प्रगाढ़ होते जाए, सदृढ़ होते जाए, पुष्ट होते जाए। ब्रह्मचर्य अपनी परिपक्व अवस्था तक पहुंचता जाए और वो केवल देह के तल का न रहकर संकल्प, बोल और कर्म की पवित्रता में रूपांतरित होता जाए। कल हमने अव्यक्त वाणी देखी थी। कौन सी थी? 75 की थी, 26:10। उसी मुरली का आज आगे का भाग। पवित्रता पर जितनी कड़ी से कड़ी मुरलियां हैं उसमें से एक ये मुरली है। अगर अब भी बाप से छिपाएंगे, वो अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात, ये मुरली शायद कईयों ने कई बार पढ़ी है अपने जीवन काल में, इसीलिए कईयों को पूरी की पूरी याद भी है। अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। क्या इनका सबका संबंध ब्रह्मचर्य के खंडन से है? क्या करूं, उलझन की अवस्था, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती, ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को, अभी बात को चलाते हो तो तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात, संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना। विकर्म होने का संबंध चेतना की मूर्छित होने या जागृत होने से है। मूर्छित अवस्था में जो कुछ भी किया जाता है सब कुछ विकर्म है
और जागृत अवस्था में जो कुछ भी किया जाता है वो सब कुछ पुण्य है। ये पाप और पुण्य की सबसे सरल परिभाषा है। जब जब मूर्छा आई, उस कोमा की स्टेज में जो कुछ होता है, जो कुछ, वो सब विकर्म है। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुक जाते हैं, तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती है। यह है मेजॉरिटी का रिजल्ट। इसलिए अब अपने को रियलाइज करो, अर्थात अंतिम रियलाइज कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से, हर सब्जेक्ट में क्या करो, चेक करो। अपने आप को अच्छी तरह से, हर प्रकार से, हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो। और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदाकाल के लिए यह अंतिम आहुति डालो। समझा? समझा? मधुबन महायज्ञ में ये क्या है? हमारा यज्ञ। कल की मुरली में क्या था? यज्ञ की संभाल करो। एक यज्ञ की रिस्पेक्ट, यज्ञ का प्यार, यज्ञ का क्या करो? बोल दिया ना, देख रेख। यज्ञ की इज्जत, रिस्पेक्ट एक ही है। इस यज्ञ का क्या करो? यज्ञ किसी स्थान का नाम नहीं है, किसी मकान का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। यज्ञ की भौगोलिक परिभाषा नहीं है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है। यज्ञ निराकार है। सर्व मर्यादाओं को चेक करो, सर्व फरमानों को चेक करो, सर्वश्रेष्ठ श्रीमत को चेक करो कि कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है। और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदाकाल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ। नहीं तो क्या करूंगा मैं? अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। 26/10/1975। एक प्रश्न है कि संसार में इतना पतन क्यों हुआ, इतना काम विकार क्यों बढ़ा? उस दिन हमने देखे थे ब्रह्मचर्य के फायदे। उसमें 7 प्रकार के फायदे थे। अगर 7 प्रकार के फायदे ब्रह्मचर्य के पालन से होते हैं तो ब्रह्मचर्य के पालन न करने से 7 प्रकार के नुकसान भी होंगे। वही उन्हीं तल पर, शरीर के तल पर, समाज के तल पर, मन के तल पर, बौद्धिक तल पर, आर्थिक तल पर, सामाजिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर जो जो नुकसान उधर हुए वही सारे नुकसान इधर भी होंगे। क्यों व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं और इतने बीमार पड़ते हैं? क्यों शरीर का स्वास्थ्य गवा बैठे हैं? क्यों समाज अपना स्वास्थ्य गवा बैठा है और रुग्ण हो गया है? क्यों आर्थिक अव्यवस्था है? क्यों समाज में अराजकता है? कहीं ना कहीं हरेक का कारण काम ही है। सूक्ष्म में काम और कामनाएं, इसने संसार में उथल पुथल मचा दी है। तो प्रश्न हम कर रहे थे कि ये इतना क्यों बढ़ा, क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया संसार में? ऐसा किसने आकर क्या कर दिया जो सारे विश्व ने उसे स्वीकार कर लिया? क्या विश्व इतना पतन था? विश्व में 200 वर्ष पहले शायद इतना नहीं था जितना अब है। द्वापर से पतन तो चालू हो गया था, परंतु
उतना नहीं था। इसका मुख्य एक कारण क्या है? पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद में आज जो पुरुषार्थ करना है उस पर ध्यान देंगे। एक व्यक्ति था जर्मनी में जिसका जन्म हुआ, सारे विश्व को हिला देने में उसने बहुत बड़ा पार्ट अदा किया है। अगर वो ना होता तो शायद संसार में इतना ना बढ़ता काम विकार। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि उसको ही सारा दोष दिया जाए परंतु लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से समझा, अलग अलग तरीकों से जाना। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड, जर्मनी में जन्मा साइको एनालिसिस्ट सिगमंड फ्राइड। जितनी खोज इस व्यक्ति ने की काम विकार के बारे में, जितनी गहराई से इसने अध्ययन किया लाखों लोगों पर काम विकार के बारे में, उतना शायद मनुष्य जाति में आज तक, द्वापर से अब तक किसी ने नहीं किया। एक एक परतों को उघाड़ा, एक एक परतों को खोला। कहां से जन्म होता है, कहां से निकलता है, क्या है ये, क्यों ये विक्षिप्तता है संसार में, क्यों लोग पागल है इसके पीछे। क्योंकि मनुष्यता को देखा जाए तो पूरी पृथ्वी का जैसे केंद्र यौन है। इसके अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। सारा सृष्टि इर्द गिर्द घूम रही है, ले लेकर सब कुछ वहीं आ जाते। बहुत गहरा चिंतन किया उसने। शायद भारत में भी किसी ने इतना चिंतन नहीं किया होगा उसका, पर उसका चिंतन जो था वो केवल देह के तल पर था, मन के तल पर था, बस। और भारत में जो चिंतन हुआ उसकी तो फ्राइड ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो चिंतन तो कब से हो चुका था। शायद वो अगर भारत आता तो उसने जो कुछ लिखा वो रिजेक्ट कर चुका होता खुद ही, पर उसे चांस ही नहीं मिला। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा है। जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक हुए जिसका नाम था सिगमंड फ्राइड। उनका यह मत था कि मनुष्य की अनेकानेक मौलिक प्रवृत्तियां, जिसको कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट अर्थात मूल वृत्ति, मूल स्वरूप, नेचुरल स्वरूप में काम की प्रवृत्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने भाषणों में और लेखनों में यह बताने का भरसक यत्न किया कि शिशु काल से ही जब बच्चा दूध मुआ होता है तब से ही विभिन्न रूपों में उसमें लैंगिक आकर्षण अभिव्यक्त होता रहता है। उन्होंने यह कहा कि बचपन से ही कन्या का अपने पिता के प्रति और बालक का अपनी माता के प्रति अधिक आकर्षण रहता है। ये चालू बहुत शुरुआत में हो जाता है, उसका कहना था। और उसने जो कुछ भी कहा वो सारे विश्व ने ऐसे स्वीकार कर लिया, तुरंत स्वीकार करते गया, क्योंकि उसकी बातें लॉजिकल थी। उसकी बातें ऐसी थी, मंत्रमुग्ध कर दिया सभी को, जितने पश्चिम के देश थे। और भारत ने भी उसका अंधानुकरण किया। भारत भी पीछे नहीं रहा इस बारे में। भारत अपनी संस्कृति को भूलकर इधर आकर्षित हुआ। भारत को लगा कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो कुछ कह रहा है इसमें दम है। इसके लिए आकर्षण उसकी हर बात की तरफ हुआ। जबकि काल इसके ही जो दो शिष्य थे सिगमंड फ्राइड के, एल्डर एंड जुंग, इनका ही अपने गुरु से विरोधाभास हो गया और वो दोनों अलग हो गए। फ्राइड ने अपने इस मत का प्रतिपादन करते हुए कुछ ऐतिहासिक दृष्टांतों तथा कुछ बालकों के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों द्वारा किया है। इस प्रसंग में उन्होंने यूनान देश की एक पौराणिक कथा का भी उदाहरण दिया है। उसमें एक ओडिपस नाम का व्यक्ति है। उसने 3 सिद्धांत है उसके। पहला तो है ओडिपस। अब ओडिपस नाम का एक बच्चा था। उसने क्या किया, अपने पिता को मार दिया और अपनी मां से शादी की।
ये कहानी है पौराणिक पश्चिम की, कि अपने पिता का कत्ल करके उसने मां से शादी कर दी। इस वृत्तांत का हवाला देते हुए फ्राइड ने बालक का अपनी माता के प्रति जो आकर्षण है उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। इसलिए बच्चा जन्म होता है, बच्चे का ज्यादा आकर्षण मां की तरफ होता है, बच्ची का ज्यादा आकर्षण पिता की तरफ होता है। वो पिता की तरफ आकर्षण को उसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम दिया। बच्चे का जो आकर्षण है मां की तरफ, उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया। इसमें इलेक्ट्रा नाम की एक बालिका थी जिसने अपने भाइयों से मिलकर अपनी माता का वध कर दिया। बालिकाओं के इस प्रकार अपने पिता के प्रति जो आकर्षण है उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त फ्राइड ने अनेकानेक बालिकाओं और बालकों के जीवनों का अध्ययन करके यह पता किया कि प्रारंभ से ही बालक तथा बालिका अपने शरीर से प्यार करते हैं। ये दो बातें, पहला इडिपस कॉम्प्लेक्स, सेकंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तीसरा है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म अर्थात अपने ही शरीर से प्यार, जो उस दिन भी कहा था। नीलगिरी का जो पेड़ होता है वो कहाँ होता है? पानी के पास। उसी को नीलगिरी के उसी पेड़ को इंग्लिश में नार्सिसस कहा जाता है। नार्सिसस की यूनान की कथा है कि वो अपने ही प्रेम में पड़ गया और अपने को ही देखते रहता था दिन रात। तो बचपन से ही बालक और बालिकाओं को अपने ही शरीर से प्यार होता है। इसे फ्राइड ने नार्सिसिज्म का नाम दिया। फ्राइड कहता है कि बालक बालिकाएं अपने अपने शरीरों के ऐसे भागों को खोजते हैं जिसमें उन्हें इंद्रिय सुख, प्लेजर मिलता है। सेल्फ इरोटिज्म की संज्ञा दी। इस प्रकार की चर्चा करते हुए फ्राइड ने लैंगिक आकर्षण और बाद में काम को मनुष्य की मौलिक, महत्वपूर्ण एवं स्वाभाविक वृत्ति माना है और इस बात को जोर दिया है कि इस स्वाभाविक इच्छा को दमन न किया जाए। तो फ्राइड किस सिद्धांत पर पहुंचा? स्टडी की उसने, देखा व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है, एक एक व्यक्ति की खोज की, तलाश की। वो कारागार में गया, वो मेंटल हॉस्पिटल्स में गया, खोज की कि ये लोग पागल क्यों हुए। तो उसका ये निष्कर्ष निकला कि इन सब ने दमन किया है। क्यों दमन किया है? किसका दमन किया है? काम वृत्ति का दमन किया है। और काम वृत्ति का दमन करने से विक्षिप्तता जागती है, मैडनेस आती है, पागलपन आता है। ये उसका निष्कर्ष निकला। तो उसने अपने जीवन पर जो कुछ अध्ययन किया, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, नार्सिसिज्म, ये तीनों चीजें उसने प्रतिपादित की और फिर कहा कि अगर काम जो है ये मूल वृत्ति है, अगर इसको दबाया गया तो पागलपन जागृत होता है। और उसके इस सिद्धांत को सारे विश्व भर ने तुरंत स्वीकार किया कि हमें पागल नहीं होना है। कौन पागल होना चाहता है? अगर हम किसी भी रीति से इसको दबाते हैं, शास्त्रों के आधार से, किसी धर्म स्थापक के वचनों के आधार से, तो पागलपन जागृत होगा। फ्राइड का कहना है कि मनुष्य के मन का अध्ययन करने के लिए उसने, ये प्रथम व्यक्ति है जिसने ये सोचा कि मनुष्य के मन के गहरे तल है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड बताने वाला कौन है? यही है। सिगमंड फ्राइड कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत तत्वशील, बहुत खोज की मनुष्य के मन की। उसने गहराई गहराई में गया वो। तो उसने खोज की मन जो है, ये जो तुम जिसको मन कहते हो, केवल ऊपर ऊपर का नहीं, उसके तीन भाग है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। उसने तीन भाग किए मन के, तीन स्तरों में बांटा है। मनुष्य के मन को ग्लेशियर से उपमा देते हुए उसने बताया कि जैसे ग्लेशियर अर्थात हिमखंड, जैसे बर्फ होता है ना, ये पानी है, ये बर्फ, और ये बर्फ नीचे, तो जो दिख रहा है वो ऊपर है, ये नीचे है। तो उसने कहा जो ऊपर का भाग है वो कुल 1/7, एक भाग है, 6 भाग नीचे है। जो हम देख रहे हैं मन का, वो एक हिस्सा है जो यहाँ है, यहाँ पर सारी समाज की व्यवस्थाएं आ रही है, पर ये जो सबसे गहरे तल में है वहाँ कुछ और है। ये उसका कहना था। उसने ग्लेशियर का लगभग 6/7 भाग पानी में डूबा हुआ रहता है और दिखाई नहीं देता है। तो ये सब उसने किया। इसको चेतन कहा, इसको अवचेतन कहा, और उसने कहा कि एक है अचेतन। फिर बाद में उसने उस अचेतन को रिजेक्ट कर दिया, अनकॉन्शियस को, और उसको एक दूसरा नाम दिया, फिर वो हम देखेंगे। तो उसका क्या कहना है कि ये जो अचेतन है
वह मनुष्य के व्यक्तित्व, उसके बर्ताव, चरित्र और उसके व्यवहार की बहुत प्रभावित करता है। और अचेतन मन में मनुष्य की बहुत सी इच्छाएं रहती है, यहाँ पर बहुत सी कामनाएं दबी हुई रहती है, और अक्सर अवसर तथा चेतन मन से स्वीकृति मिलने पर नाना प्रकार से अभिव्यक्ति होता है। फ्राइड के इन बातों को और अधिक स्पष्ट करते हुए उपमा की रीति से कहा कि मनुष्य का अचेतन मन एक एंटी रूम, अंडर रूम के स्टोर रूम के जैसा है, जिसमें कि बाहर से आए व्यक्तियों की तरह सब प्रकार की इच्छाएं चेतन मन रूपी कोठी में जाने की इंतजार में रहती है, परंतु बीच में दरवाजे पर खड़े होकर सेंसर रूपी चौकीदार उसे अंदर जाने से रोकता है। उसने कहा कि ये दो मन जो है, इसके पीछे एक बीच में बैरियर है, प्री कॉन्शियस, ये डायरेक्ट अंदर नहीं जाने देता है। कोई भी इच्छा उत्पन्न हुई अंदर नहीं घुसती है, टाइम लगता है। ये उसको सेंसर है, ये देखता है ये जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। ये वो समाज है, मर्यादा है, समाज की परिपाटी है। समाज कहता है तुम ऐसा नहीं करना, पर अगर समाज ने ही मान लिया ये स्वाभाविक है, तो वो चीज अंदर जाएगी। फिर इस प्रकार की व्याख्या करते हुए फ्राइड ने कहा है कि सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, सामाजिक मर्यादा, रीति रिवाज की चेतना मनुष्य की अनेक अनेक प्रकार की इच्छाओं को इसलिए अभिव्यक्ति पाने से रोकती है कि समाज उन्हें अच्छा नहीं मानता। फिर समयांतर में वो इच्छाएं रूप बदलकर अथवा लुके छुपे अभिव्यक्ति हो जाती है। यदि उन्हें अभिव्यक्ति करने की बजाय दबा दिया जाए तो मनुष्य को कई प्रकार की मानसिक रोग और उसमें कई लक्षण, एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न होती है। अब फ्राइड के और 3 सिद्धांत है। एक को उसने कहा इद और एक को कहा सुपर ईगो। ब्रह्मचर्य को समझने के लिए फ्राइड को समझना बहुत जरूरी है। इद अर्थात इच्छा है, जो कुछ प्रकट हो रही है वो सब। सुपर ईगो अर्थात समाज की मर्यादा है, समाज ने जो सिखाया है, ये पहनो, ऐसा नहीं पहनो, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ये समाज ने सिखाया है। इच्छाएं सदा ईगो में जाकर अभिव्यक्त होना चाहती है, परंतु सुपर ईगो अर्थात ये मर्यादा है प्रकट करने के लिए रोकती है। इस प्रकार मनुष्य में ईगो और सुपर ईगो में सदा एक द्वंद्व रहता है। अब फ्राइड के इस मत के भयंकर परिणाम ये उसने प्रतिपादित कर दिया, और सारे समाज ने, केवल एक देश नहीं, उसका जन्म जर्मनी में हुआ, पूरे रशिया ने इसको मान लिया, पूरे यूरोप ने इसको मान लिया, पूरे एशिया में कॉन्सेप्ट फैल गया, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सेप्ट फैल गया, पूरा अमेरिका इसकी चपेट में आ गया कि सब ने स्वीकार किया। पिछले 100 साल में इसका, फ्राइड का जन्म हुआ है 1856 में और डेथ हुई 1939 में। 1939 ये वही टाइम है जब भगवान का संसार में अवतरण हो रहा है। ये वही समय है जब परमात्मा सृष्टि पर आ रहे हैं, और उसने ये मत उस समय रखा, और यहीं से वो इतना फैलने लगा, इतना जोर से फैलने लगा कि कलयुग का वास्तविक शुरुआत तो तभी हुई जब भगवान अवतरित हुआ, जिसको हम संगम युग कहते। परंतु विकार तेजी से कब बढ़े, ये सिनेमा तेजी से कब आया? पहले तो म्यूट साइलेंट सिनेमा रहता था, ये सब कहाँ से बनना चालू हुआ? 1950s में सब चालू हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आई, और काम तभी से बढ़ा ना। लोगों ने कहाँ से सीखा काम विकार? सबसे ज्यादा फिल्मों से। अगर ये फिल्में नहीं होती तो इतना कामुक नहीं होता संसार, वहां से जाके सीखा सबने। अब भयंकर परिणाम फ्रायड ने अपने इस मत का प्रतिपादन करते हुए ऐतिहासिक दृष्टिकोण तथा कुछ बालकों के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों द्वारा किया है। इस प्रसंग में उन्होंने यूनान देश की तो फ्रायड ने पिछले 50-60 वर्षों में विदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। लोग काम वासना को स्वाभाविक मांगते हुए स्थापित मर्यादाओं को तीव्र गति से तोड़ते चालू हुए। हिप्पीज मूवमेंट पता है? हिप्पीज एक नया मूवमेंट आया था अमेरिका में, सारे विश्व भर में फैल गया। बड़े बड़े बाल हिप्पी होते थे ना, ट्री हगिंग करते थे, विश्व भर में घूमते थे, उनको कुछ भी स्वीकार नहीं था। फ्री लिविंग, परमिसिव सोसाइटी, ये सब नहीं चाहिए हमको। ड्रग्स जो चाहिए, मतलब जीवन का लक्ष्य है खुशी, एंजॉयमेंट। इसको ही इपिक्यूरियन कहा गया। भारत में भी ऐसा एक सिद्धांत आया था, चरवाक फिलॉसफी। चरवाक नाम का एक व्यक्ति था, खाओ पियो मौज करो। आत्मा है कहाँ है दिखाओ, परमात्मा किसने देखा है? जीवन अभी है, अभी एंजॉय करो। इसको कहते हैं चरवाक फिलॉसफी। विदेश इसको कहता है इपिक्यूरियन फिलॉसफी। और फिर इसके आने की वजह से यह स्वीकृत हुआ
इसको ऑफिशियल मुहर लगी कि हाँ करना चाहिए। उससे आगे क्या हुआ? स्वच्छंद समाज की निर्माण हुआ। आज वहां फ्राइड के सिद्धांतों का प्रभाव प्रायः हर अध्ययन क्षेत्र पर देखने में आता है। सभी पाश्चात्य विद्वानों ने इसको मान लिया। इसके परिणाम हुआ प्रोमिस्क्यूटी। इसे गंभीर समस्या मानने लगे। इस चारित्रिक संकट के कारण वहां के राजनीतिक जीवन में भी कहीं विप्लव हुए। परिणाम यह हुआ कि वहां के समाज के लोगों के सामने एक आदर्श जीवन वाले व्यक्ति ही नहीं यह जिसका चारित्रिक प्रभाव लोगों के लिए अनुकरणीय या प्रेरणापद हो, कोई ऐसा रहा ही नहीं। आम बाजारों में ऐसी दुकानें खुली जहां की साइन बोर्ड को देखकर मनुष्य के मन में यह निश्चय हो जाता है कि सभ्यता में सड़ांध पैदा हो चुकी है और इस देशों में पवित्रता को निकाला दिया जा चुका है। प्रेम और काम ये दोनों एक हो गए। सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? लव और लस्ट, लोग इन दोनों को सेम मानने लगे। प्यार करना अर्थात उसका ये अभिव्यक्ति है, ये होना ही चाहिए। लस्ट, कहां प्रेम और कहां काम, इस फिलॉसफी के कारण ये दोनों एक हो गए। और जितनी फिल्में हैं उस फिल्मों में क्या दिखाते? यही दिखाते, प्रेम अर्थात काम। ऐसा दिखाते हैं कि जिसमें शरीर का कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम को ही काम के साथ एक कर दिया गया। ये एक भयंकर परिणाम हुआ। प्रोमिस्क्यूटी बढ़ी। प्रोमिस्क्यूटी अर्थात बचपन से ही ये सब इच्छाएं चालू हो जाती है। बच्चों में ही, स्कूल में ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सिस्टम चालू हो गया। आगे वहां प्रेम और काम को प्राय पर्यायवाची रूप से प्रयोग किए जाने लगा। हालत यह हुआ कि घर घर वेश्यालय बन गया। यह इसका परिणाम है, इस फिलॉसफी का। और मनुष्य में यह पशु वृत्ति निरंकुश हो गई। इसी का एक पहलू यह भी है कि वहां के साहित्य में फिर इसका प्रभाव कहाँ आया? अगर आप समाज की घटनाओं को देखो तो कैसे प्रभावित होता है समाज। किताबें कहाँ से निकलती है? साहित्य होती है। फिर साहित्य वाला निकलेगा, फिर सिंगर निकलेंगे, फिर कोई मूर्तिकार निकलेगा, फिर चित्रकार निकलेंगे। चित्रकार कौन से चित्र बनाएगा? वही चित्र बनाएगा। साहित्य कौन सा बनेगा? वही साहित्य बनेगा। नॉवेल्स कौन सी बनेगी? वही नॉवेल बनेगी। गीत कौन से बनेंगे? फिल्में कौन सी बनेगी? मूवमेंट्स कौन से आएंगे? हिप्पी मूवमेंट आया, निरंकुश समाज। फैशन कहां से आई? क्लोथ्स। सब कुछ धीरे 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 कलर्ड हो गया समाज जैसे। और फिर धीरे धीरे ये जैसे स्वीकृत हो गया कि काम ही स्वाभाविक है, इसका दमन नहीं करना है। इसको अगर दबाओ तो पागलपन आता है, तो क्यों हम दबाए? और कलयुग के मनुष्यों के पास में शास्त्रों के आधार तो थे। बाइबल है, कुरान है, सब कुछ है, धम्मपद है। परंतु ये सब होते हुए उसकी बातें सब डेड जैसी अनुभव होने लगी, क्योंकि इसका आकर्षण बहुत ज्यादा था। उसके सामने धार्मिक रहने वाले व्यक्ति कम होने लगे। आगे काम को लेकर वहां की कलाकृतियों में प्रभावित है। पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ, नृत्य कैसे होंगे? डांस कैसा होगा? पहले ऐसे डांस नहीं थे वहां पर। अश्लीलता, गवारापन छा गया। इसी का अनुकरण आज भारत तथा पूर्व के देश भी करने लगे हैं। पवित्र बनने की चेष्टा करने की बजाय यह कहते हैं कि काम वासना तो स्वाभाविक है। सबसे बड़ा प्रभाव है सिगमंड फ्राइड का कि ये जो इच्छा है ये क्या है? स्वाभाविक, नेचुरल है, इसको दबाना नहीं है। इसकी अभिव्यक्ति के बिना भला कौन रह सकता है? स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग जाति बनी ही इसलिए है। फिर भगवान ने बनाया है क्यों? ब्रह्मा कुमारी इसके सबके बड़ा अपोजिशन किस बात का है? तुम कहते हो पवित्र रहो, शादी करने के बाद भी बहन भाई जैसे लो, तो ये शादी का कॉन्सेप्ट आया कहां से? फिर भगवान ने स्त्री और पुरुष दो अलग अलग बनाए क्यों? यही प्रश्न पूछते हैं लोग। अब इसका क्या उत्तर है? बोलो। उसमें आकर्षण होना स्वाभाविक है। पहले तो हमारे देश में दबे और छिपे रूप से था, अब वह ऐसा नहीं रहा। वासना के वशीभूत लोग आंखें खोलकर यह नहीं देखते कि काम विकार ने पश्चिमी देशों का कितना बुरा हाल कर दिया। पर हम ये नहीं देख पा रहे कि ये जो पाश्चात्य देश में ये फैला, उनका हाल क्या है आज। आज जब पश्चिमी देशों के लोग आध्यात्मिक एवं चारित्रिक नेतृत्व के लिए भारत की ओर नजर लगाए, तब भारत के लोग पश्चिम का अंधानुकरण करने में लगे हुए। कैसी बात है। वो सोचते हैं कि हम इतने दुखी हो रहे हैं,
ये पूरा इसमें फिगर दिए हुए है, कितने कितने डिवोर्स हो रहे हैं उधर। आज शादी 10 दिन में डिवोर्स, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यही चलता रहता है। एक भी तो विवाह स्थिर नहीं है। इसके पहले भी बताया कि फ्राइड के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप कितने भयंकर हुए। केवल परिणाम की बात नहीं, सैद्धांतिक रूप से भी हम देखें कि फ्राइड के मतों में कई त्रुटियां हैं। अब ये जो मत है उसका, उसमें प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। एनालिसिस अगर करो, ऊपर से तो ठीक दिखा, पर जो भोले भाले लोग होते हैं उनको एनालिसिस की इतनी पावर थोड़ी होती है कि बैठ के उसके सिद्धांतों को एनालाइज करे कि भाई ये गलत है, ये गलत है। वो तो लोगों ने सुन लिया, देख लिया और स्वीकार कर लिया। एक नॉवेल पढ़ ली किसी ने जाके, तो नॉवेल में वो सब प्रेम कहानी, रोमांस लिखा हुआ है, जैसा दिखा है वैसा उसको करना है। जाकर फिल्म देखी, फिल्म में हीरो हीरोइन ने जो किया वही करना है। डांस, ऐसा ही डांस ज्वाइन करना है। किसको इच्छा है भरतनाट्यम सीखने की? कौन सीखेगा? वो इच्छा नहीं है। किसको इच्छा है क्लासिकल म्यूजिक सीखे या जाने? वो सब इच्छा ही नहीं है। ये सूक्ष्मता से समाज में जो जो हुआ वो देखना है, इसको समझने के लिए साइन बोर्ड, पिक्चर्स, पोस्टर्स, मूवीज, सॉन्ग्स, डांस, क्लोथ्स, लिटरेचर, मैगजीन्स, बुक्स, सब 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 प्रभावित है। व्यापार, सब कुछ। अब उसके जो 2 शिष्य थे काल के, इसके, उसमें से सबसे मुख्य था कार्ल जूंग। ये जो शिष्य था ये भारत में आया था, कार्ल जूंग। उसने कहा कि नहीं, आई डोंट एग्री, ऐसा नहीं है। उन्होंने अनेक दृष्टांत दिए और ये सिद्ध किया कि हमारे गुरु जो है ना, गुरु जी में त्रुटि है, ऐसा नहीं है। काल उसने कहा कि काम विकार मूल नहीं है, इंस्टिंक्ट। उसने कहा कि मूल जो इंस्टिंक्ट है वो है अधिकार चेष्टा। उसने क्या कहा? इंस्टिंक्ट ऑफ पोजीशन, कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ा हूं, पुरुष चाहता है कि मैं स्त्री पर शासन करूं। यह बड़ी चीज है, अधिकार, काम विकार नहीं। ये उसके एक शिष्य ने कहा। उसका जो दूसरा शिष्य था उसने कहा इंस्टिंक्ट ऑफ मास्टरी, प्रभुत्व चेष्टा। एक है वश में करना, एक है प्रभुत्व करना। ये 2 कुछ भी हो। आज बहुत से मनोवैज्ञानिक फ्राइड द्वारा बताए गए इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की निंदा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट की बहुत कड़ी निंदा की है, और जिनका अध्यात्म से कोई ज्यादा संबंध नहीं था, उन्होंने मनोवैज्ञानिक के रूप से निंदा की है। अब आगे बढ़ो। फिर उसके बाद में ये सब दिया हुआ है। शराब क्यों बढ़ गई? सिनेमा, मांस, अंडे, मच्छी, टीवी, शतरंज, ये सब क्यों बढ़ गया समाज में? गैम्बलिंग, बर्थ कंट्रोल, ये सब 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 उसके परिणाम है। अब फ्राइड के सिद्धांतों द्वारा काम का देहाभिमान से उत्पन्न होना सिद्ध है। जगदीश भाई ने यहाँ लिखा है कि फ्राइड ने जो कुछ लिखा है वो किस रीति से ठीक है। अगर आपको अपने आप को शरीर समझते हो तो फिर सब कुछ ठीक है, अगर शरीर समझते हो। परंतु जैसे कहा, फ्राइड कभी भारत आया नहीं, और फ्राइड को पता ही नहीं कि शरीर के अलावा भी कोई एक और अस्तित्व है। उसकी फिलॉसफी कहाँ तक है? मन तक है। मन की गहराई में गया, शरीर की गहराई में गया, शरीर का अध्ययन किया उसने, मन का अध्ययन किया। पर उसे ये चीज नहीं पता थी कि शरीर और मन के अतिरिक्त भी, परे भी कोई और सत्ता है। इसलिए ही इज राइट। एक रीति से वो जो कुछ कहा ये नेचुरल है कि बच्ची जो होती है उसका पिता की तरफ ज्यादा आकर्षण होता है, बच्चा जो होता है उसको माँ ज्यादा अच्छी लगती है। ही इज राइट इन सम वे। बट उसका ये सारा जो घूम रहा है, ये कहाँ घूम रहा है? शरीर के तल पर या मन के तल पर घूम रहा है उसे। अतः यदि वे आत्मिक चेतना की स्थिति में हो तो उसमें निश्चय इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं जाग सकती। अब ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी चीज जो बाबा ने की है। सबसे पहला अध्ययन क्या दिया कि तुम कौन हो? आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट तुम पर लागू नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए नहीं है कि मूल प्रवृत्ति काम ही है, इसको दबाओगे तो फिर तुम्हारे अंदर बेचैनी उत्पन्न होगी। ये सब तुम्हारा है ही नहीं। सबसे पहली बात, काम तुम्हारी मूल प्रवृत्ति नहीं है। दूसरा, बाबा ने दमन सिखाया ही नहीं है, सप्रेशन नहीं सिखाया है। तीसरा है भोग, ये इसी में आता है। तो 2 चीजें हैं। एक तो भोगो, अगर नहीं भोगा तो विकार हो जाते, मतलब ये स्वाभाविक है। दूसरा है दमन करो, ये समाज ने सिखाया, जो धार्मिक गुरु है उन्होंने सिखाया कि दमन करो। पर दमन करने से फ्राइड उसके खिलाफ है। फ्राइड करता है तुम भिखारी, तुम पागल हो जाते हो।
क्योंकि दुनिया भर में जितने कारागार है उसमें जो जो लोग भर्ती हुए हैं वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिजायर दमन करने की वजह से हुए। तो ये भी मार्ग नहीं है। अब तीसरा मार्ग क्या है फिर? एक है भोग, एक है दमन। ठीक है, भोग। अच्छा, दूसरी एक बात, काम विकार ऐसा है कि अगर ये भी मान लिया जाए कि हमको दमन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा भोग करना है, थोड़ा थोड़ा उसमें एंजॉयमेंट करनी है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, कंट्रोल में, लिमिटेड। परंतु हर काम विकार के भोग से काम विकार के संस्कार और पक्के होते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे जिलेबी खाने की इच्छा है तो मैं ढेर सारी एक बार आज जिलेबी खाता हूं फिर कल से जिलेबी खाना बंद, ऐसा नहीं होता है। आज एक लास्ट है, आज इसके बाद कभी नहीं खाऊंगा। ये जो है ना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ना, क्या करूं, आज ही तो वो बहन जी ने इतने घी के लड्डू दिए, ये पूरा कर लूंगा फिर उसके बाद नहीं खाऊंगा। क्या करूं, अभी आज ही तो आए हैं, खास मेरे लिए मंगाए हैं। और इच्छा थोड़ी होती है घी के लड्डू किसी को दे दूं, वो भी पूरा डब्बा ना, एकदम यहां दर्द होता है। खास कुरियर से भेजे हैं, लॉकडाउन कैसे, मन नहीं करता है ना, कहता है इतना एक बार पूरा कर दूंगा फिर नहीं हाथ लगाऊंगा, इसको पूरा कर लेता हूँ। लोग हमें ऐसे ही कहते हैं, हम कहते हैं कि इतना नमक खाते हो, कहते हैं नमक नहीं खाता हूँ, नमक तो ऊपर से बिल्कुल नहीं डालते, ये नहीं डालते, फिर भी बीपी क्यों बढ़ रहा है? नहीं, वो कहता है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों, और कुछ खाते हो क्या? वो कहता है नहीं, बस सुबह दोपहर को और रात को अचार खा लेता हूँ बस तो हम कहते हैं अचार बंद करो। नहीं नहीं, अभी जो बहन जी ने डिब्बा भेजा है इसको पूरा करता हूं फिर नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। नाउ, राइट नाउ स्टॉप इट, दे दो उसको, तो ही मुक्ति होगी। क्योंकि हर भोग के बाद वासना बहुत सुदृढ़ हो जाती है। ये तो होगी खाने की बात, वही प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई होता है कि हर एक के बाद वासना बहुत कड़ी हो जाती है। फ्राइड के निरीक्षण करियोगी लोगों के लिए है, ये राइट है, राइट, पर किसके लिए राइट है? जो देहभान में है। किसके लिए राइट है? जो कलयुग में रहते हैं। किसके लिए राइट है? जिनको आत्मा को कोई खबर ही नहीं है आत्मा की। इसको आप पढ़ सकते हैं, महात्मा गांधी जी का भी बहुत सारा लिटरेचर इन्होंने दिया हुआ है कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं, द ट्रू पर्पस ऑफ मैरिज शुड बी एंड इज इंटीमेट फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। महात्मा गांधी ने लिखा है, सच तो यह है कि विवाह का उद्देश्य क्या है? नर और नारी में घनिष्ठता पूर्वक मित्रता तथा साथीपन, यह होना चाहिए। इस संबंध में वासना तृप्ति का कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि मेरे और मेरे पत्नी के बीच वास्तविक मैत्री या संबंध तभी जुड़ा जब हम वासना से मुक्त हो गए। तब तक जो विवाह था वो विवाह था ही नहीं, उसमें तो विकार थे। ये भी उन्होंने लिखा है आगे। ये नेचुरल शब्द जो है ना, ये नेचुरल शब्द ही गलत है कि नो वर्ड टू बी इज मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड है ये। अस्तु, हमने देख लिया कि फ्राइड तथा उसके अनुयायियों का यह विचार कि वासना भोग स्वाभाविक है सभी को मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है। तो ये उसका फिर अभी लास्ट पैराग्राफ, संक्षेप में यही कहेंगे कि इस बात को इनकार नहीं है कि आज के मनुष्य में काम वासना स्वाभाविक रूप ले चुकी है, परंतु हमें यह मालूम होना चाहिए कि मनुष्य का आदि स्वरूप ये ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के प्रेम नाम के स्वाभाविक गुण का विकृत रूप है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में दुख बढ़ा है और संसार का पतन हुआ है। अब हमें इस प्यार का शुद्धिकरण करके पुनः इस संसार को पवित्र एवं सुखमय बनाना है, और इस पवित्रीकरण के लिए आत्मनिष्ठ होने और योगाभ्यास करने की आवश्यकता है। तो हमने देखा कि संसार में दो ही मार्ग है, एक है भोग का और दूसरा है दमन का। भोग का मार्ग संसारियों ने लिया, दमन का मार्ग सन्यासियों ने लिया, पर दोनों भी सफल नहीं हो पा रहे। गृहस्थी भी दुखी है, सन्यासी भी दुखी है, उतने ही दुखी है, ज्यादा दुखी है। गृहस्थी सोच रहा है हिमालय की तरफ जाऊं, और सन्यासी हिमालय से नीचे उतरकर संसार में आ रहे गृहस्थी में खालीपन है, इसलिए सोचता है झंझट से छूटूं और सन्यास लूं और इधर जाऊं। और सन्यासी सोचता है कब तक इस वीरानी, कब तक ये तन्हा जीवन, कोई तो मिले। पहाड़ों से नीचे उतर रहा है, ये पहाड़ों पर चढ़ रहे, ये खड़ा है गृहस्थी, सन्यासी शीर्षासन किए हुए है।
दुख दोनों का सेम है, इसलिए एक तीसरा मार्ग है। तीसरा मार्ग है आत्मनिष्ठ होना। तीसरा मार्ग है आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। तो आज हम 8 अभ्यास करेंगे, छोटे छोटे, जो आप सभी जानते हैं, परंतु फिर भी एक अभ्यास के रूप से। पहला, ये सारे अभ्यास आत्मा के हैं। पहला अभ्यास, आत्मा को सूक्ष्मता से, आत्मा की सूक्ष्मता को देखना। पहला अभ्यास है आत्मा की सूक्ष्मता को देखना। क्या करेंगे इसमें? अभी अभी करेंगे। 1 मिनट बैठेंगे स्थिर और आंखें बंद। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। सारी चेतना, सारी ऊर्जा वहां केंद्रित कर दो और देखो उसको मन की आंखों से कि आत्मा कैसी दिखती है। ओम शांति। तो ये पहला अभ्यास है। आज सारे दिन भर में कई बार बीच बीच में बैठ जाना, आंखें बंद, और क्या करना है? चेतना को यहां लगाना है, महसूस करना है, देखने की कोशिश करना है कि यहां क्या है। क्योंकि देह समझते ही हम फ्राइड के चेले बन जाते हैं। फ्राइड ने जो कुछ कहा वो सब हम पे लागू होना चालू होता है। आकर्षण अपने आप चालू होता है, या तो स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, या अपने शरीर के प्रति। इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, नार्सिसिज्म, तीनों चालू होते हैं। फिर ईद जो है, ईद पर सुपर ईगो का जो प्रभुत्व है वो कम हो जाता है। सुपर ईगो अर्थात मर्यादाएं, मर्यादाएं नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, आत्मा के मूल गुण और शक्तियां, इनको बीच बीच में याद करना है। 7 गुण है, एक एक गुण का स्वरूप में स्थित हो जाना है। जैसे मैं आनंद हूं, आनंद स्वरूप हूं। पूरा एकाग्रता से अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। कैसी हूं? आनंद स्वरूप हूं, सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, मैं आत्मा मुक्त हूं। इस पर पूरा फोकस कर देना है। कोई भी एक, 7 में से कोई भी एक लिया जा सकता है। शांत हूं, कहीं पर भी बैठकर एटलीस्ट ये एक संकल्प छोटा सा है, परंतु ये संकल्प फ्राइड के सारे सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा देगा। क्योंकि इसमें हम शरीर नहीं है, अब मैं आनंद हूं। गुण, उसी के साथ जुड़ा है शक्तियां। 8 शक्तियां हैं। हम उसका चिंतन केवल क्लास जब कराना हो, कोर्स जब कराना है, तभी करते हैं। अकेले में जब कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब क्या करना है? उन गुणों का और उस शक्तियों का चिंतन। ये 2। तीसरा, आत्मा की अमरता का चिंतन करना है। अमरता का, अविनाशी स्वरूप का। और 1 घंटा केवल यही चिंतन किया जा सकता है। नकी पर जाओ, बैठो, अनादरा पर जाओ, बैठो, टोड रॉक पर जाओ, बैठो, बाबा पहाड़ी पर जाओ, बैठो, बाबा ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, सब जाओ, अलग अलग 1 घंटा केवल यही चिंतन करो, मैं अविनाशी आत्मा हूं, और कुछ चिंतन नहीं। आत्मा की अमरत्व का, आत्मा के शाश्वतता का, अनश्वरता का चिंतन। केवल एक ही चिंतन किया, मैं आत्मा इटर्नल हूं, अविनाशी हूं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? अगर मैं आत्मा अविनाशी हूं तो शरीर विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, मैं मरती नहीं हूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न शस्त्र मुझे काट सकते हैं, न पानी भिगो सकता है, न हवा मुझे सुखा सकती है। सारे शब्द लाने हैं, देखना है, एक 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 अभ्यास करना है। पानी मुझे डुबो नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, पहला चिंतन। हवा मुझे सुखा नहीं सकती, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, आग मुझे जला नहीं। शरीर जल रहा है पर मैं नहीं जल रहा, मैं अप्रभावित हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं निर्लेप चेतना हूं। यह तीसरा अभ्यास आज सारे दिन भर में। चौथा, आत्मा की यात्रा।
देखना है 84 जन्मों में 84 शरीर रखे हुए हैं, स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष, देवता देवी स्त्री पुरुष देवता देवी, इधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर। और सबसे बेस्ट अभ्यास है उल्टी यात्रा। मैं आत्मा इस शरीर से पहले स्त्री के शरीर में थी, उससे पहले और स्त्री के शरीर में, उससे पहले पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री, पीछे पीछे एकदम देवता, फर्स्ट जन्म। ऐसा उल्टा जाना है, या सीधा भी आ सकते हैं, पर उल्टा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। मैं इस शरीर से पहले स्त्री के शरीर में थी। आत्मा की यात्रा किस में देखनी है? शरीर में। एक ही अभ्यास। दूसरा, आंखों के सामने शरीर देखने ढेर सारे 84, और देखना इधर से जंप करते हुए इधर, इधर से जंप इधर, इधर से जंप इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, और हर बार दूसरे शरीर में जाने के बाद पहला नष्ट हो जाए। तो आत्मा की यात्रा। अगला, आत्मा के स्वमान। और ये स्वमान कहाँ से लेंगे? मुरली से। जैसे कल की मुरली से स्वमान, मैं आत्मा यज्ञ रक्षक हूं। मैं आत्मा क्या हूं? यज्ञ रक्षक। मुरली कहाँ से, स्वमान कहाँ से उठाएंगे? मुरली से। मुरली के पॉइंट्स लिखना बंद करना है। क्या लिखना है? टॉपिक्स और स्वमान। टॉपिक पॉइंट्स बहुत लिख लिया, डायरिया भर दिया, कभी उसको उठा के वापस देखा नहीं, ना ही किसी ने पढ़ा है। इसलिए क्या लिखना, उस दिन संडे की क्लास में भी कहा था, ओनली टॉपिक्स, केवल टॉपिक्स लिखने। मुरली चल रही है, अभी अभी अभ्यास करते हैं। आज की मुरली निकालो तुरंत, 1 मिनट, अभी के अभी। एक कोई भी पैराग्राफ लेना और उसमें से करना क्या है और लिखना क्या है वो हम देखेंगे। हाँ, एक देखो, कोई छोटा सा पैराग्राफ कौन सा है? चलो धारणा के लिए लेते। बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है, ये पॉइंट आया। हमने लिखा क्या? रूहानी सर्विस। सेवा हटा दो, सर्विस, वर्ड्स चेंज करो, लैंग्वेज चेंज कर दो। स्पिरिचुअल सर्विस, ये टॉपिक लिख दिया, छोड़ दिया। नेक्स्ट टॉपिक, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले, 5 विकारों रूपी शत्रु पर विजय वानी है। क्या टॉपिक बनाएंगे इसका? टॉपिक बनाओ, क्रिएट टॉपिक। हाँ, सक्सेसफुल सर्विस नहीं, ये वाला, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले, 5 विकार रूपी शत्रु पर विजय पानी, शत्रु को मारने का साधन, एक टॉपिक। सेकंड टॉपिक, शक्तिशाली बाप। नेक्स्ट टॉपिक, शक्ति पर कम। टॉपिक्स जो है ना, शब्दों में चाहिए, उसके बीच में बीच वाले शब्द नहीं चाहिए, केवल वर्ड्स बताओ। शब्द, 1 वर्ड 2 वर्ड, जितना कम टॉपिक शब्द रहेंगे वो दिखाता है कि व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। जो कवि होते ना, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पढ़ो, 2-2 लाइन की, एक लाइन, एक वाक्य 2 लाइन है उसमें, बस 2 शब्द है, बस वही दिखाता है कि ये बड़ा गहरा चिंतन है। छोटी छोटी कविता, एक 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन और कविता पूरी, और क्या गहरा अर्थ है उसमें, इतना गहरा अर्थ। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। क्या टॉपिक निकालेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, मनुष्य से देवता, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें से पवित्रता की खोज। अगला टॉपिक, नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। ट्रांसफॉर्मेशन, कांटे से फूल, जाकर कांटों को देखना है, गार्डन में जाना, एग्जैक्ट देखना, ये कांटा है, ये फूल, कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? असंभव संभव, असंभव क्रांति। टॉपिक 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 क्रिएट करने हैं, और फिर सारे दिन भर उस पर काम करना है। ये टॉपिक क्रिएट करते करते सो के आप टॉपिक्स नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे पॉइंट्स लिखते हो ना सोते सोते, मूर्छा में, मुरली के नींद में। टॉपिक्स निकालते समय आप मूर्छा में नहीं रह सकते। मुरली सुनने बैठे हैं, लक्ष्य है मुझे 20 टॉपिक निकालने आज की मुरली से, संपूर्ण जागरण के साथ बैठना होगा, अलर्ट होके, एक एक पॉइंट भी मिस नहीं हो। वो उधर सुना रहे, हम लिख रहे, केवल टॉपिक लिख रहे, और बहुत छोटे टॉपिक हो, लंबा लंबा टॉपिक नहीं चाहिए, छोटा सा टॉपिक। तो ये हो गया, कहाँ थे हम? के सोमान। अगला, विजुअलाइजेशन और एक्सपीरियंस। आत्मा को विजुअलाइज करना है और एक्सपीरियंस करना है। कैसे? बैठना है सीधा और देखना है आत्मा कहाँ है, और उसको देखना है, उसका रूप देखना है, कैसा रंग है, और उसको अनुभव करना है आत्मा का। नेक्स्ट, आत्मा की पृथकता। क्या अनुभव करना है? आत्मा की पृथकता का अनुभव। ये आत्मा अलग है, ये मैं अलग हूं, ये मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है।
ये शरीर उधर, मैं इधर, एकदम भिन्न अनुभव। जैसे गीला नारियल और सूखा नारियल। गीला नारियल अभी हम है, बनना है सूखा नारियल, ऐसे ऐसे बजाओ तो खोल अलग गिरी अलग, खोल और गिरी अलग अलग चलते फिरते अनुभव हो, खोल और गिरी। तो उसका कैसे अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर अलग हो रहा है, और मैं आत्मा यही रह गई, शरीर उधर गया, पर मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं। हाँ, वो भी कर सकते हैं कि मैं इस कमरे से उस कमरे में, कल जो जो 16 बातें बताई थी, ये मिट्टी में नहीं हूं, ये भूत बंगला में नहीं हूं, ये पुराना मकान में नहीं हूं, ये गटर में नहीं हूं, ये जूती में नहीं हूं, ये सांप में नहीं हूं। हम्म, ये सारा सारा जो है ना, ये मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। और चिंतन करना, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, ये मृण में है, ये मिट्टी है, ये मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आत्मा के चैतन्यता का, चेतनता का अनुभव, ये अभ्यास। अगला कितने हो गए? 7 हो गए। लास्ट आत्मिक दृष्टि। अब ये तो अपने पर प्रयोग किए, और ये लास्ट अंतिम 8वां है दूसरों पर। ये आत्मा है, ये भी आत्मा है। यहाँ से गले से नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ देखो खाली, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये चेतनता, ये शरीर नहीं, ये आत्मा, ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, ये स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, आत्मा है, आत्मा निर्लिंग है। तो ये जो अभ्यास है ना, बड़ा पावरफुल शस्त्र है, क्योंकि ये अभ्यास क्या कर रहा है, ये फ्राइड का जो मूलभूत सिद्धांत है कि तुम शरीर हो और शरीर की ये मूलभूत वासनाएं हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं। हम सीधा एक दूसरे आयाम में पहुंच रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। आत्मिक दृष्टि स्थापित हो रही है। आत्मिक दृष्टि स्थापित होते ही ये सब चीजें व्यर्थ हो जाती है विकारों वाली, और अपने आप आत्मा के जो मूल गुण और स्वरूप वो प्रकट होने लगते हैं। ओम शांति। अभी 1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे, फिर उठेंगे। 1 मिनट केवल, आंखें बंद, सारी चेतना को एकाग्र कर दो भ्रुकुटी के मध्य। ओम शांति।